नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज 15 अगस्त है। आपको भी 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है पूरे धूमधाम से। आज का वीडियो जो है बीपीएससी प्रीवियस ईयर इकोनॉमिक के क्वेश्चन हैं। अर्थव्यवस्था पे सवाल अच्छे बनते हैं, जहां बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है उसे लाया गया है। पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक तो बनता ही है दोस्तों। लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। लाइक किया कीजिए ताकि मेरा भी थोड़ा जोश बढ़े और मैं भी डेली आपके लिए कुछ ना कुछ लाता रहूं ताकि आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा से निकल जाए। आइए देखें आज का पहला सवाल। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना में समस्या है अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बजट का निम्न स्तर या असंगठित क्षेत्र। इसका सही जवाब है असंगठित क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, इस राष्ट्रीय आय की गणना में बहुत बड़ी समस्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एनएसएसओ द्वारा की जाती है। बार बार सवाल बनता है। असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की अधिक संख्या होने के कारण लोगों की आय में काफ़ी असमानता मिलती है। इसके अतिरिक्त इनके संबंध में उपयुक्त जानकारी के अभाव में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना को एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है। ध्यान से नोट कीजिएगा, सवाल यहाँ से बनता है, बच्चे को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखें अगला सवाल। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। भारतीय रिजर्व बैंक, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या इंपीरियल बैंक में से कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक है। ध्यान रखिएगा, इसका नाम जो है नाबार्ड भी कहा जाता है। नाम नोट कर लीजिएगा। ये डिटेल में दिखा दें। कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने वाला शिखर स्तर का बैंक है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ये भी नोट कर लीजिएगा। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शिवार रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। पूरी बातों को नोट कर लीजिएगा, सवाल बार बार बनता ही है। आइए देखें अगला सवाल। भारत में अर्ध शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? 1998, 1999, 2001 या 2005 से अर्थ शोधन निवारण अधिनियम जो है भारत में 2005 से लागू हुआ है। आइए डिटेल में दिखाएंगे आपको। यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत डिफिकल्ट रहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाना है। यह अवैध रूप से अर्जित काले धन को छुपाने की एक क्रिया है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग कानून वर्ष 2002 में अधिनियमित किया गया था तथा वर्ष 2005 में लागू हुआ। वही पूछ रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। वर्ष 2002 में भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA को संयुक्त रूप से इस अधिनियम के तहत लाया गया था। इसलिए ध्यान रखिएगा, भारत में अर्ध शोधन निवारण अधिनियम 2005 में लागू किया गया। बहुत अच्छे सवाल हैं, सारे सवाल देखिएगा, आपका तैयारी और अच्छा हो जाएगा। शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है? TRIMS से क्या बनता है? इसका सही जवाब है व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ध्यान रखिएगा, ये डिटेल में भी देखते हुए चलेंगे। व्यापार संबंधी निवेश उपाय ट्रिम्स एक विश्व व्यापार संगठन का समझौता है जो यह मान्यता देता है कि निवेश पर लागू उपायों, विनियमों और निवेशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कम कर सकते हैं और निवेशकों के लिए असंतोष के रूप में कार्य कर सकते हैं जहां निवेश की आवश्यकता है। यह समझौता 3 ट्रिम्स आवश्यकताओं के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
स्थानीय सामग्री आवश्यकता, व्यापार संतुलन आवश्यकता और विदेशी मुद्रा संतुलन आवश्यकता। ध्यान रखिएगा, ट्रिम्स मतलब व्यापार संबंधित निवेश उपाय। आइए देखें अगला सवाल। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है? इसका सही जवाब है विश्व बैंक समूह द्वारा बनाया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स विश्व बैंक समूह द्वारा निर्मित एक सूचकांक है। यह एक संपूर्ण रेखाचित्र है जिसमें विभिन्न मानदंड शामिल हैं जो एक देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को परिभाषित करते हैं। इस सूची में शीर्ष रैंक वाले देश का अर्थ यह है कि उस देश की परिस्थिति और वातावरण फर्मों के लिए व्यवसाय आरंभ करने और परिचालन करने हेतु अधिक सहायक और अनुकूल है। से भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व बैंक समूह। आइए देखें अगला सवाल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी? बहुत अच्छा सवाल है। सारे जो है बीपीएससी में पूछे हुए सवाल ही हैं। इसका सही जवाब है 17.64%। 2001 से 2011 के बीच में 10 साल में जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% थी। से ध्यान जरूर रखिएगा, सवाल बन सकता है। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल है। सेवा कर जो है किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? इसका सही जवाब है राजा ले चलैया समिति। नाम नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। कर सुधारों पर गठित डॉक्टर राजा चलिया समिति की सिफारिशों के आधार पर 1 जुलाई 1994 को भारत में सेवा कर की शुरुआत की गई थी। इसे भी ध्यान रखते हुए चलेंगे, नोट कर लेंगे, आप ही का फायदा होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात सबसे कम सब लोगों को ज्ञात होगा, हरियाणा है। यहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा तजुर्बन नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जो है वर्तमान में बहुत दिया जाने लगा है, इसलिए ध्यान रखिएगा, हरियाणा ही अभी भी है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? इसका सही जवाब है हैरोल्ड डोमर मॉडल। इसलिए नाम नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में आया था। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस मॉडल ने सुझाव दिया था कि यदि विकासशील देश आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो सरकारों को बचत और प्रौद्योगिकी उन्नति को समर्थन और प्रोत्साहन देना चाहिए। 8 दिसंबर 1952 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद में प्रस्तुत प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया था, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश को शामिल किया गया था। ये बात आपको नोट करना ही चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। काली क्रांति से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन, कोयला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन या सरसों उत्पादन में से काली क्रांति से कच्चा तेल उत्पादन यानी कि पेट्रोलियम शामिल है। ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं। उत्पादन से संबंधित क्रांतियों की सूची में काली क्रांति से पेट्रोलियम उत्पादन संबंधित है यानी कि कच्चा तेल उत्पादन। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है और पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए आइए देखें अगला सवाल। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? सबसे गरीब कौन सा जिला है? इसमें जो है शिवहर सबसे गरीब जिला है। ध्यान रखिएगा, कितना है उसकी प्रति व्यक्ति आय दिखा देते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 नया आंकड़ा के अनुसार है, जरूर नोट कीजिएगा। 19-20 के आंकड़ों के अनुसार पटना सबसे अमीर है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय 1,12,604 रुपया है। अमीरी के मामले में बेगूसराय का नंबर दूसरा है। बेगूसराय में प्रति व्यक्ति आय 45,540 रुपये
अमीर और गरीब के इस फासले में शिवहर आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर जिला है। ध्यान जरूर रखिएगा। शिवहर में प्रति व्यक्ति आय 17,569 रुपये हैं। रैंकिंग में किशनगंज 19,313 रुपये, अररिया 18,981 रुपया भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में काफ़ी पीछे हैं। इन्हें भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। आइए देखें अगला सवाल। सवाल बनता है इसलिए बताया जा रहा है और सवाल बन चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? बहुत ही अच्छा सवाल है। इस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले BKRV राव थे। नाम जरूर नोट कीजिएगा। अर्थशास्त्री भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव द्वारा भारत में सर्वप्रथम वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की गई। नोट जरूर कर लीजिएगा। राव द्वारा 3 प्रमुख संस्थानों की स्थापना में योगदान दिया गया, जिनमें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आर्थिक विकास के संस्थान और सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान शामिल हैं। अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? सबसे अधिक सूती वस्त्र किस राज्य में मिले हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में से सबसे अधिक सूती वस्त्र महाराष्ट्र में मिले हैं। वैसे गुजरात का सूरत वस्त्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन सूती वस्त्र महाराष्ट्र में मिले हैं। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? जूट, मूंगफली, ज्वार और गन्ना में से नकदी फसल नहीं है पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जहाँ भी नहीं रहे उसे ज़रूर टिक किया कीजिए। इसमें से ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा कौन कौन सी नकदी फसल हैं। आइए दिखा देते हैं। नकदी फसलों के अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को सम्मिलित करते हैं जिनमें आमदनी के लिए सीधे या अर्ध प्रसंस्कृत रूप से किसानों द्वारा बेचा जाता है। इनमें गन्ना, तंबाकू, रेशेदार फसलें, कपास, जूट, मेस्ता एवं तिलहन, सरसों, मूंगफली, अलसी आदि प्रमुख हैं। ध्यान जरूर रखिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा नकदी फसलों में कौन कौन सी आती है। इसलिए ज्वार जो है इसमें शामिल नहीं होता है, नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा सवाल को। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। स्टैंप शुल्क, यात्री एवं वस्तु कर, संपदा शुल्क और अखबारों पर कर में से स्टैंप शुल्क जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा आवंटित किया जाता है। ध्यान जरूर रखिएगा। स्टैंप शुल्क एक प्रकार का कर है जो सभी संपत्तियों के लेन देन पर लगाया जाता है। स्टैंप ड्यूटी भारतीय स्टैंप अधिनियम की धारा 3 के तहत देय होता है। स्टैंप शुल्क केंद्र सरकार निर्धारित करती है, किंतु यह आवंटित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। पूरी बातों को समझते हुए नोट करते हुए चलेंगे। आइए देखें अगला सवाल। बैंक दर का आशय है। बैंक दर का क्या आशय है? साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्था की लाभ दर या केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। इसमें केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर ही बैंक दर होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अच्छे सवाल हैं। बैंक दर ब्याज की वह दर होती है जिस ब्याज दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण उपलब्ध कराता है। ध्यान से नोट कर लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? बहुत ही अच्छा सवाल है। रोजगार सृजन से, वित्तीय समावेशन से, गरीबी उन्मूलन से या सार्वजनिक वितरण से? रोजगार सृजन होगा तो गरीबी का उन्मूलन होगा ही, इसलिए ये इसका जीविका का संबंध रोजगार सृजन से था। रोजगार सृजन मतलब गरीबी उन्मूलन, इसलिए ई आंसर हो जाएगा। ध्यान जरूर रखिएगा। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध रोजगार सृजन से है।
गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले लोगों के लिए चलाई गई इस योजना का शुभारंभ प्रदेश के रोहतास जिले से किया गया था। इसे भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में स्पर परियोजना का संबंध है। SPUR का संबंध किससे है? स्वास्थ्य से, गरीबी से, बैंकिंग से या नगर निगम वित्त से? इसका संबंध है नगर निगम वित्त से। SPUR ध्यान रखिएगा। आइए दिखाते हैं। सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स। SPUR बिहार सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को वित्त उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के उपलब्ध वित्त का उपयोग स्थानीय निकाय तथा नगरीय स्वच्छता टास्क फोर्स के लिए किया जाता है। से भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई सवाल बन चुका है और बनता है सवाल इसलिए कराया जा रहा है। वर्तमान के अनुसार इसमें आंसर बताया जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की वर्तमान लंबाई 4,967 किलोमीटर है। हमेशा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो ही रहा है, चल ही रहा है। देश में सबसे बड़ा हाईवे का नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है। राज्य में 8,483 किलोमीटर लंबा हाईवे है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नंबर आता है बिहार का। वहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग का लंबाई 4,967 किलोमीटर है। से भी नोट करते हुए चलेंगे। आइए देखें अगला सवाल। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है। ये भी सवाल BPSC का बना हुआ है, लेकिन ये वर्तमान में जो है बताया जाएगा। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग वर्तमान में 332 किलोवाट पर आवर है। इसे ध्यान जरूर रखिएगा। वर्ष 2012-13 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 145 किलोवाट पर आवर थी, जो 2019-20 में 332 किलोवाट पर घंटा हो गई है। से जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। वैश्वीकरण में इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसी का उन्मूलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह या सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। वैश्वीकरण में शामिल नहीं है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक से सवाल ऐसे ही बनते हैं। आयात शुल्क में कमी और आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन का वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करना वैश्वीकरण का अभिन्न हिस्सा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह भी वैश्वीकरण का हिस्सा होता है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व की अर्थव्यवस्था एकीकृत हो जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश वैश्वीकरण का हिस्सा नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा। नहीं है पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा। नहीं जहाँ भी रहे पहले ही गोला कर दीजिए ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इसलिए ध्यान रखिएगा। आंसर जो है D है। आइए देखें अगला सवाल। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? इसका सही जवाब है सेवा कर में जो है उच्चतम है। भारत में सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश इक्विटी प्रवाह अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। ध्यान जरूर रखिएगा। वर्ष 2017-18 के दौरान सेवा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इक्विटी में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश में कुल GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। यह 63 BPSC का प्रश्न है, इसलिए इसमें 2017-18 दिया गया है। ध्यान रखिएगा। अभी का वर्तमान नया होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? सवाल बनता है और बार बार बताया भी गया है, आपको ज्ञात भी होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो उर्जित पटेल का स्थान लिए हैं। उनके पहले उर्जित पटेल थे, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए RBI के बारे में थोड़ा और डिटेल दिखा दें। भारतीय रिजर्व बैंक RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर, जरूर नोट कीजिएगा पूरी बात को,
1 अप्रैल 1935 को किया गया, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। नाम जरूर नोट कीजिएगा, सवाल बनता है। तथा प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। वर्तमान में रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास कार्यरत हैं, जिन्होंने उर्जित पटेल का स्थान लिया है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। पूरी बात नोट कर लिए तो आगे चलते हैं। समझ आ जाए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आइए देखें अगला सवाल। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? नीति आयोग योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया है। सबको बताया गया है पहले भी। सवाल ये बना है, ये कराया जा रहा है प्रीवियस ईयर सवाल कैसे कैसे बनते हैं ये दिखाया जा रहा है आपको। ये जो है 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया था, इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा। अच्छे सवाल हैं। नीति आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई। यह अभिकरण भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, सबको पता है, और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी नहीं जानते हैं जो नोट कर सकते हैं। सवाल अच्छा है। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? दिल्ली, पटना, भोपाल और जयपुर में से गुल्लक बच्चा बैंक पटना में है। बिहार की राजधानी पटना, इसलिए पटना बिहार में होने वाले सब एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है और ये पूछ चुका है बीपीएससी में। गुल्लक बच्चा बैंक यानी कि किलकारी बैंक की स्थापना पटना बिहार में की गई। इसे किलकारी नाम से जाना जाता है। यह बैंक बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से खोला गया है। यह बच्चों के बचत की आदत, पैसों का सही उपयोग और उचित प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है। किलकारी में नामांकित बच्चे गुल्लक के सदस्य बन सकते हैं तथा मात्र 10 रुपये से एक खाता खोला जा सकता है। वित्तीय वर्ष के अंत में जमा राशि पर गुल्लक द्वारा 6% वार्षिक ब्याज भी दिया जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम इसमें से बिहार की ही है। ये भी सवाल 63 बीपीएससी का है, इसलिए उस समय बिहार की ही था, लेकिन ये वर्तमान बताया जाएगा। वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम बिहार में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी कम है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर नया जो है 2019-20 में 50,735 रुपया हो गया है। ये भी नोट कर लीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय सवाल बनता है बार बार। वर्तमान मूल्य पर जो अन्य राज्यों से काफ़ी पीछे है, इसे ध्यान जरूर रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? नौकरशाहों के लापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, निर्माण की को कम करना, उत्पादन को प्रतियोगी बनाना। इसमें से कोई भी नहीं दिया है, इस आंसर जो है ई हो जाएगा। मेक इन इंडिया का उद्देश्य भारत में निर्मित होना चाहिए। मेक इन इंडिया को 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य रोजगार सृजन तथा कौशल विकास को प्रोत्साहन देना है तथा भारत को विनिर्माण का ग्लोबल हब बनाना है। मेक इन इंडिया में 25 सेक्टर को फोकस्ड एरिया निर्धारित किया गया है। इसका संचालन औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग DIPP वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसे भी नोट करते हुए चलेंगे। इसमें कोई नहीं दिया है मेक इन इंडिया का उद्देश्य, इसलिए ई ऑप्शन हो गया। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? नहीं पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है, इसमें भी आंसर ई हो जाएगा। एक से ज़्यादा इसमें भी आंसर दिया हुआ है। डिजिटल इंडिया औद्योगिक विकास का प्रोत्साहन कारक न होकर लोगों को डिजिटल वर्ल्ड के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास है। वहीं इमेज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रैंकिंग है तथा यह औद्योगिक विकास के लिए किए गए प्रयासों के आधार पर तैयार की जाती है
और बाकी भी हैं, इसमें से एक से ज़्यादा हैं, इसलिए आंसर ई हुआ। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? ऐसे ही सवाल बनते हैं। परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन या ग्रामीण आय को बढ़ाना। इसमें से मनरेगा का उद्देश्य क्या है? मनरेगा का उद्देश्य इसमें से ए और डी हो जाएगा। परिसंपत्तियों का निर्माण करना और ग्रामीण आय को बढ़ाना, इसलिए इसका भी आंसर ई हो जाएगा। मनरेगा के बारे में सरकार की आधिकारिक साइट पर दी गई जानकारी के अनुसार मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण कर उनकी आजीविका के संसाधनों एवं आय में वृद्धि करना है। इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा, इसलिए यहाँ विकल्प ए और डी दोनों सही होंगे, इसलिए ई आंसर हो गया। आइए देखें आज का आखिरी सवाल। 30 सवाल लिए गए हैं। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? आधार वर्ष किस वर्ष को बनाया है 2004-05 से बदलकर? इसका सही जवाब है 2011-12। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 बनाया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2015 में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बदलकर वर्ष 2011-12 किया था। इससे पूर्व आधार वर्ष 2004-05 था। इसके साथ ही औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एवं जीडीपी का भी आधार वर्ष बदलकर वर्ष 2011-12 कर दिया गया था। इसे भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। आज का वीडियो से आप क्या सीखे, कैसा लगा, ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।